एपिसोड 18 पेशकश मीरे कारवां। जिंदगी में अगर ये नशेबो फराज ना हो तो जीने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, मुझे देख लो, कैसे कैसे मसाइब से दो चार रहा हूं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह रखा था। रूपमती बोली और मुझे याद आ गया, वाकई ये नाम मुझे वाकई रूपमती ने ही दिया था। अब सोने का इरादा है या रात का बाकी हिस्सा भी यूं ही खड़े खड़े बातों में गुजार दोगी? मैंने कहा, सॉरी जी। रूपमती मुस्कुरा दी। ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, सुबह बातें होंगी। रूपमती नीचे चली गई। मैं शोभा के साथ उसी कमरे में आ गया। कुछ देर वहां खड़ा रहा, उससे बातें करता रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। सुबह मेरी आंख 10 बजे के करीब खुली। बाकी सब लोग मुझसे पहले जाग चुके थे। ठाकुर तो सुबह 7 बजे ही उठ चुका था और होटल चला गया था। ये इसकी बड़ी अच्छी आदत थी कि अपने काम की तरफ से उसने कभी गफलत नहीं बरती थी। वो हमेशा अपने काम पर पूरी तवज्जो देता था। मेरे जागने से पहले धनु और शोभा ने भी घूम फिरकर पूरी हवेली देख ली थी। धनु की जिंदगी तो एक इबादतगाह से शुरू होकर वहीं पर खत्म होती थी। शोभा अगरचे जयपुर में रही थी, लेकिन इस किस्म की महलनुमा हवेली में उसके आने का पहला मौका था। और राजाओं महाराजाओं की जिंदगी के बारे में बार बार वो इंतहाई हैरत का इजहार कर रही थी। जयपुर में अगरचे हवेलियों और महलात की भरमार थी और महलों की कमी नहीं थी, और उसे तफरी की गरज से यहाँ पे कई महलात भी देखे थे, लेकिन किसी हवेली में रहने की तो बात ही दूसरी थी। 11:30 बजे ठाकुर का फोन आ गया। कुछ देर रूपमती से वो बात करता रहा, फिर उसे रिसीवर मेरे हाथ में दे दिया। उसे तकरीबन 10 मिनट तक मुझसे बात की और फिर रिसीवर रख दिया। शोभा, मैंने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारा काफी हाउस बन रहा है। सुना है बिल्डिंग की हालत भी बहुत बुरी है। चलो जरा देख आए। उसे ठीक ठाक कराने में पैसे भी बहुत खर्च होंगे और वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा। शोभा की आंखों में तो तशवीश की लहरें उभर आई। उसे कुछ देर बाद ही हम सब रूपमती की चमचमाती हुई गाड़ी में सवार IM रोड की तरफ जा रहे थे। गाड़ी इस बिल्डिंग के सामने रुकी तो कार से उतरते ही शोभा इस तरह ठटक कर रुक गई जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हो। वो परेशान नजरों से बिल्डिंग की तरफ देख रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। ठाकुर काफी हाउस के दरवाजे के सामने खड़ा था। हमारे इस्तकबाल के लिए वो चंद कदम आगे आ गया और जब उसके साथ काफी हाउस में हम सब दाखिल हुए तो शोभा की आंखें फटी की फटी रह गई। मैनेजर सरोपचंद ने भी आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। काफी हाउस में इस वक्त भी कोई मेज़ाल ही नहीं थी। ऊपर से नीचे तक घूमने के बाद हम फिर दफ्तर में आ गए। दफ्तर भी बहुत कुशादा और शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। हम सब सोफों पर बैठ के तो थोड़ी देर के बाद एक वेटर ने हमारे सामने आकर कॉफी सर्व कर दी। आपके आ जाने से मुझे बहुत खुशी हुई है दीदी, ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपकी इजाजत के बगैर मैंने इस बिल्डिंग में कुछ तब्दीलियां की हैं, लेकिन ये सब आपकी अमानत है। बेहतर होगा कि अब आप अभी और इसी वक्त अपनी ये अमानत संभाल लें। सारा हिसाब किताब सरोपचंद के पास मौजूद है। अकाउंट रूपमती के नाम पर है, जिसे कल आपके नाम मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुझे तो ना अपनी आंखों पर यकीन आ रहा है और ना ही अपने कानों पर। शोभा बोली, इस काफी का उस हाउस का तो तुमसे सौदा, वो तो जुबानी बात थी और मैंने आपसे कोई अदायगी तो नहीं की थी। ठाकुर ने उसकी बात काट दी। मैंने अमानत समझकर इस बिजनेस को संभाल रखा है और अब ये अमानत आपके सुपुर्द कर दी है। नहीं भैया, नहीं। शोभा गोया फट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो रही थी। इंसान भी अजीब चीज है, खुशी मिलती है तो दिल भर आता है और आंसू बह निकलते हैं। रूपमती और ठाकुर अपनी जगह से उठकर उसके दाएं बाएं बैठ गए। रूपमती ने अपने बाजू में से लपेटकर अपनी तरफ खींच लिया और ठाकुर उसका कंधा थपथपाने लगा। शोभा काफी देर बाद अपनी इस कैफियत पर काबू पा सकी थी, लेकिन शोभा रगे ही कहा, इसके घर को तो तुमने काफी हाउस बना दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत सिंह। रूपमती ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। इतनी बड़ी हवेली मैंने अपने मकबरे के लिए तो नहीं बनाई। शोभा दीदी हमारे साथ उसी हवेली में रहेंगी। अब तुम कोई नया शोशा मत छोड़ना, समझे? समझ गया मालकिन, मैंने जवाब दिया। शट अप रूपमती चीही, अब मैं तुम्हारे मुंह से मजाक में भी ऐसी एक बात ना सुनूं, समझे? समझ गया माँ, मैंने शरारतन जुमला अधूरा छोड़ दिया। हम काफी देर तक वहां बैठे रहे और बिलाहिर तय ये हुआ कि काफी हाउस का निजाम जिस तरह चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए और शोभा हवेली में इन लोगों के साथ रहेगी। जाहिर है धन्नो के बारे में भी यही तय हुआ था कि वो भी उनके साथ ही रहेगी।
शोभा सरोपचंद के साथ एक बार फिर ऊपर से नीचे तक काफी हाउस का जायजा लेती रही। तकरीबन 2 घंटों के बाद हम काफी हाउस से उठकर विक्रम होटल में आ गए। दोपहर का खाना हमने यहीं पर खाया। 4 बजे के करीब हम धनु को शहर की सैर कराने के लिए निकल खड़े हुए। ठाकुर तो होटल में ही रह गया था। कार में शोभा आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी, स्टीयरिंग रूपमती के कंट्रोल में थी और मैं धनु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी हल्की रफ्तार से नहर की सड़कों पर, शहर की सड़कों पर घूमती रही और बिलाहिर 8 बजे के करीब सब हवेली में वापस आ गए। उसकी थोड़ी ही देर के बाद ठाकुर भी पहुंच गया। तमाम मामला तय हो चुके थे। मेरे जाने के बाद रूपमती और मेरे ताल्लुकात के हवाले से पंडितों के कुछ हंगामे जारी रहे थे, लेकिन ठाकुर और रूपमती इनसे निपटते रहे और उनकी शादी के बाद बिलाहिर पंडितों की जुबानें भी बंद हो गई। मैं यहाँ से जाने के प्रोग्राम बनाने लगा तो धनु ने एक और टनटना खड़ा कर दिया। वो यहाँ रहने को तैयार ही नहीं थी और मेरे साथ जाना चाहती थी। ये मेरे लिए एक नया मसला था। रूपमती शोभा और ठाकुर से समझाते रहे, लेकिन वो मानकर नहीं दी और बजिद रही कि मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरे साथ ही रहेगी। और बिलाहिर मुझे ही हथियार डालने पड़े। मैं तो फौरी तौर पर यहाँ से चले जाना चाहता था, लेकिन रूपमती और ठाकुर कुछ दिनों के लिए मुझे रोकना चाहते थे। उनका ख्याल था कि चूंकि मैं उनकी शादी में शरीक नहीं था, इसलिए वो मेरे एजाज में एक जोरदार पार्टी देना चाहते थे। अगले ही रोज ठाकुर की टीले वाली हवेली में पार्टी के इंतजाम शुरू हो गए। दावत के लिए 1 हफ्ते बाद की तारीख रख दी गई थी। इससे पहले मुझे टीले वाली हवेली की तरफ जाने भी नहीं दिया गया था। दावत वाले रोज शाम को जब हम वहां पहुंचे तो हवेली को देखकर मैं हैरान रह गया। दरो दीवार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे थे और हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। 8 बजे के करीब मेहमानों की आमद शुरू हो गई। हवेली के सामने दूर तक चमचमाती गाड़ियों की कतारें लग गईं। रूपमती भी एक राजकुमारी थी और ठाकुर भानो सिंह, वो भी एक साबित रियासत के दीवान का बेटा था। इस दावत में न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान की कई साबका रियासतों के साबिक राजे महाराजे, राजकुमार, राजकुमारियां, बड़े बड़े रईस और आला सरकारी अफरान मदरू थे। ये सब लोग उन दोनों की शादी में भी शरीक थे और इस वक्त भी शादी का ही समा था। हर तरफ रंग बिरंगे जर्क बर्क लिबास लहराते नजर आ रहे थे। हवेली के वसी और इस हाल में भी इंतजाम था और वसी और इस लान में भी मेजें कुर्सियां बिछी हुई थी। बावर्दी वेटर मशरूब सर्व करते रहे। होटलों, नाइट क्लबों में तो मैं कई मरतबा जा चुका था, लेकिन इस किस्म की शाहाना घरेलू तकरीब मैं पहली मरतबा देख रहा था। मैं अपने आप में कुछ बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। कुछ अर्से पहले तक तो मैं जयपुर में पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब था और पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह मेरे ताक़ुब में लगी हुई थी, लेकिन वो सब कंवर बलवंत सिंह जैसे बदमाशों और मुतस्सब पंडितों की साजिशें थीं। और अब रूपमती और ठाकुर बड़े फहर से शहर के मुअज़्ज़ज़ीन और आला सरकारी अफसरों से मेरा तारुफ करा रहे थे। इनसे मिलिए, यह है हिम्मत सिंह, जिनके एजाज में आज की इस दावत का एहतमाम किया गया है। जयपुर में मेरा नाम अजनबी नहीं रहा था। जयपुर में तो हिम्मत सिंह एक अफसानवी किरदार बन चुका था। रूपमती और ठाकुर ने भी इस नाम को अफसानवी रंग देने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। वो मुझे इंसान नहीं देवता समझते थे। लोग मुझसे हाथ मिलाने में भी बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे। ठाकुर ने यह भी बता दिया कि देशमुख जैसे बदमाश को भी नेपाल तक पीछा करके मैंने ही खत्म किया था। दावत ताम के बाद राग रंग की महफिल जम गई। अगरचे जयपुर की चोटी की रकासाओं और गाने वालियों को बुलाया गया था, लेकिन मेहमानों में दर्जनों ऐसी खवातीन मौजूद थी जो इस फन में माहिर थीं। उन्होंने तो पेशेवर रकासाओं को भी आगे आने का मौका नहीं दिया। खुद रूपमती और मुंदरी के रक्स ने तो सबको हैरान कर दिया। धनु ने भी अपने फन का मुजाहरा किया, बल्कि सच तो यह है कि सारी महफिल धनु ने ही लूट ली थी। महफिल रात के आखिरी पहर तक जारी रही। मेहमान रुखसत होने लगे। मुझे आज भी याद है, मेहमानों की आखिरी टोली सुबह 5 बजे रुखसत हुई थी। मेहमानों के जाने के बाद हम जो सोए तो शाम तक होश ही नहीं रहा। 2-3 दिन और गुजर गए। इस दौरान में ठाकुर ये कोशिश करता रहा कि हमारे कागजात बन जाए और हम कानूनी तौर पर सरहद पार करके पाकिस्तान जाएं, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगियां थी, कुछ कानूनी रुकावटें थी। अगरचे जैली कागजात बड़ी आसानी से बन सकते थे, लेकिन मैंने ठाकुर को मना कर दिया और बिलाहिर एक रोज हम वहां से रुखसत लेकर रवाना हुए। ठाकुर ने तो कुछ लोगों से मिलकर पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया था। पाकिस्तान की सरहद की तरफ जाने के 2 रास्ते थे। एक तो ये कि हम मकराना, नागवर, योखरान से होते हुए जलसमीर जाते और वहां से 40 किलोमीटर आगे किसी जगह से सरहद पार करने की कोशिश करते, और दूसरा रास्ता अजमेर, मावाड़ और दिलवाड़ा से होता हुआ अमाउंट अबू तक जाता था। वहां से आगे सूबा गुजरात में दाखिल होकर रंग कच्छ की तरफ से आसानी से सरहद अबूर की जा सकती थी। और ठाकुर ने जिन लोगों से बात की थी उन्होंने भी हमें यही रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया था। रूपमती और शोभा भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। उस रोज सुबह 6 बजे हम रवाना होने लगे तो बड़ा ही रिक्कतमेज़ मंजर था।
शोभा और रूपमती मुझसे लिपट कर इस तरह रो रही थी जैसे मैं उनका बहुत ही कोई अपना और बहुत करीबी अजीज उनसे रुखसत हो रहा हो। ठाकर की एयर कंडीशन लैंड क्रूजर बड़ी ही शानदार थी। दोनों पिछली सीट पर थी और मैं अगली सीट पर, जबकि ठाकुर ड्राइविंग कर रहा था। ठाकुर ने एहतियातन जसवंत को भी अपने साथ ले लिया था और वो सबसे पिछली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी शहर से निकलकर अजमेर की तरफ जाने वाली हाईवे पर दौड़ने लगी। सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था, लेकिन ठाकुर को तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। धन्नू की जिंदगी पहाड़ी इलाकों में गुजरी थी। उसे मेरे साथ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में सफर किया था और अब सहराई सफर से भी हासी लुत्फानंदोज हो रही थी। अजमेर तक 110 किलोमीटर का सफर हमने तकरीबन 1.5 घंटे में तय कर लिया। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे रवाना हो गए। दोपहर के खाने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। यहाँ हमने कुछ देर आराम किया और फिर रुके बगैर हमारा सफर जारी रहा। पाली से ड्राइविंग की जिम्मेदारी जसवंत ने संभाल ली थी और मैं और ठाकर भी पिछली सीट पर तक आ गए थे। धन्नू भी अपनी सीट पर नींद दराज ऊँघने लगी थी। तकरीबन 520 किलोमीटर का फासला तय करके हम दोपहर 4 बजे के करीब माउंट आबू पहुंच गए थे। बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन था। उस तरफ ट्रेन की भी आमदोरफ्त थी और रेलवे स्टेशन शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। हमारी मंजिल रन कच्छ में वाक़या सुईगाम नामी वो गांव था जो पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं था। हमें जिस आदमी के साथ सरहद पार करनी थी उसका नाम, वो आदमी भी सुईगाम ही में हमारा मुंतजिर था, लेकिन शाम के बाद उस तरफ का सफर करना मुनासिब नहीं था। इसलिए हमने रात माउंट आबू में ही ठहरने का फैसला कर लिया। माउंट आबू में तो वैसे तो बहुत सारे अच्छे रिहायशी होटल भी थे, लेकिन ठाकर ने सर्किट हाउस का इंतजाम किया था। दिन भर के सफर से हम थक चुके थे। रात का खाना जल्द ही खा लिया गया और 11 बजे के करीब मैं सो चुका था। सुबह नाश्ता करके हम 9 बजे के करीब अगले सफर पर रवाना हो गए। यह रास्ता खासा दुश्वार साबित हुआ। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी और कहीं तो सड़क गायब थी। रेगिस्तान में भटक जाने का अंदेशा भी था, लेकिन ऐसा कोई सानहा पेश नहीं आया और हम दोपहर के करीब सोगाम पहुंच गए। धर्मचंद की हवेली गांव के आखिरी सिरे पर आबादी से जरा हटकर वाकया थी। हमने गांव में दाखिल होते ही जिस शख्स से धर्मचंद के बारे में पूछा था वही हमें हवेली तक ले गया था। हवेली के वसी और इस कंपाउंड में चारों तरफ सायादार दरख्तों की बहुतात थी। जाहिर है गांव की यह हवेली जयपुर जैसी हवेलियों से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन बहरहाल धर्मचंद गांव का मुखिया भी था और गांव का सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी भी, इसलिए उसकी हवेली गांव के दीगर मकानात से मुख्तलिफ थी। हवेली के बरामदे में धर्मचंद ने हमारा इस्तकबाल किया। उसके साथ ही राम नाम का वो आदमी था जिसने हमें सरहद पार पहुंचाना था। वो दुबला पतला लंबे कद का आदमी था। हमें एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया जहां हमारी हाथर तवाज़ा का बंदोबस्त किया गया था और खाने के बाद एक नौकर हमें मेहमान खाने में ले आया। राम भी हमारे साथ ही था। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही और फिर वो हमें प्रोग्राम समझाने लगा। राम के जाने के बाद मैं और ठाकर तो बातें करते रहे और धन्नो चारपाई पर लेटकर गहरी नींद सो गई थी। रात के खाने के बाद एक जीप में सवार हो गए हम सब लोग। ठाकर भी हमारे साथ ही था। उसने मुझे धर्मचंद के हाथ का लिखा हुआ एक खत दे दिया जो सरहद की दूसरी तरफ नगर पारकर नामी गांव में पहुंचकर मुझे किसी किशोरी लाल के एक आदमी को देना था। किशोरी लाल ये हद देकर मुझे 50,000 रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी दे देता। उसके एवज ठाकर ने रकम यहाँ धर्मचंद को दे दी थी। जीप रेगिस्तान में एक जगह रुक गई। वहां 10 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफिला हमारा मुंतजिर था। 10 ऊंटों के इस काफिले में 3 आदमी थे। उन सब ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। ये स्मगलरों की एक पार्टी थी जिसका सरबराह हरबंस नामी एक आदमी था। वो भी दुबला पतला और लंबे कद का मालिक था। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था और फिर उसने अपने आदमी को इशारा कर दिया। धन्नो और मैं ठाकर बानो सिंह से गले मिले। ये हमारी अलविदाई मुलाकात थी। मुझे और धन्नो को अलग अलग ऊंटों पर सवार कर दिया गया और हमें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि हम अपने आप को ऊंटों पर किस तरह कायम रख सकते हैं। मैंने गैर कानूनी तौर पर दुनिया के कई मुल्कों की सरहदें पार की थी, लेकिन ऊंट पर सरहद पार करने का ये पहला तजर्बा था। अगरचे नीलगिरी के पहाड़ों पर हच्चर की नंगी पीठ पर तवील सफर करने का तजर्बा हो चुका था, लेकिन ऊंट पर सवारी की तो बात ही और थी। ऊंट जब उठकर खड़े हुए तो धन्नो तो बेख्तियार ही चीख उठी थी। रेगिस्तान के इस जहाज पर सफर करना तो कोई आसान बात नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब रेगिस्तान के सहरा में हवाई जहाज की तबाही के बाद हम डाकुओं और बर्दा फरोशों के हाथ लग गए थे और हमें ऊंटों पर बिठाकर गुलामों की बंडी तक ले जाया गया था। ठाकर और राम जीप के पास ही खड़े रह गए और हमारा काफिला सरहद की तरफ रवाना हो गया। सबसे आगे हरबंस का ऊंट था। ऊंटों की रफ्तार बदतरीन तेज हो रही थी। मैंने अपना ऊंट धन्नो के करीब कर लिया था। वो डर रही थी। उसे आगे को झुककर कजावे बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। उसके मुंह से डरी डरी सी आवाजें भी निकल रही थी। अचानक ही किसी तरफ से गोली के चलने की आवाज सुनाई दी। फायर की आवाज अगरचे बहुत ही दूर से आई थी, लेकिन उस सन्नाटे में बहुत दूर तक फैल गई थी। जल्दी, तेज! हरबंस चीहा।
ऊंट एकदम भाग खड़े हुए। धन्नो के मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थी। वो उछल रही थी और अपने आप को संभालने के लिए उसे बड़ी मजबूती से कजावे की गिरफ्त को जमा रखा था। फायरिंग की आवाजें तेज से तेज सर हो रही थी। लगता था जैसे दूर दो पार्टियों में ठन गई हो। और खतरनाक बात यह थी कि फायरिंग की वो आवाजें बदतरीज हमारे करीब आती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हम सरहद के ऐन ऊपर थे। धन्नो अपने आप को नहीं संभाल सकी और उछलकर ऊंट से गिर गई। उसके मुंह से बड़ी ही खौफनाक चीख निकल गई थी। मैंने भी अपने ऊंट से छलांग लगा दी। दूसरे ऊंट दौड़ते हुए आगे निकल गए। हरबंस और उसके साथियों में से किसी ने भी अपना ऊंट रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं दौड़ता हुआ धन्नो के करीब पहुंच गया और रेत पर पड़ी धन्नो चीख रही थी। मैं धन्नो को उठाने के लिए जैसे ही झुका था कि दाएं तरफ से बहुत दूर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी चमकती हुई नजर आई और साथ ही फायरिंग की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो सरहदी मुहाफिजों की जीप थी, जिसका गालबन उस तरफ स्मगलर की किसी और पार्टी से टकराव हो चुका था और जीप टीलों से उछलती हुई इस तरफ ही आ रही थी। मैंने धन्नो को कंधे पर डाला और एक तरफ दौड़ लगा दी जिस तरफ ऊंट भाग गए थे। फायरिंग में शिद्दत आती चली गई। वो जीप करीब आती जा रही थी और यार रेत भी बहुत सख्त थी और छोटे छोटे टीले थे। जीप उछल रही थी। उसकी रोशनी का रुख भी बार बार बदल रहा था। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अभी तक रोशनी की जद में नहीं आए थे। लेकिन फिर अचानक ही जीप का रुख बदल गया। मैंने एक टीले के पीछे छलांग लगा दी और धन्नो को साथ लिए लुढ़कता चला गया। ठीक उसी वक्त वो टीला जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में आ गया और उसके साथ ही गोलियों की एक बाढ़ हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। मैंने एक हाथ धन्नो के मुंह पर रख लिया, वरना ऐन मुमकिन था वो चीख पड़ती। जीप कुछ आगे निकल गई। इस पर शायद लाइट मशीन गन नस्ब थी जिसे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मैं धन्नो को गिरफ्त में लिए टीले की आड़ में लेटा रहा। हिम्मत सिंह। दाएं तरफ से एक सरगोशी सुनकर मैं तो उछल ही पड़ा और तेजी से मुड़कर मैं उस आवाज की तरफ देखने लगा। मैं इस तरफ हूँ। वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी। टीले की आड़ में रेंगते हुए, इस तरफ आ जाओ, खड़े होने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी तरफ किसी को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल वो जो कोई भी था उसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा था। हो सकता है ठाकुर ने हरबंस या उसके किसी साथी को मेरा नाम बता दिया हो। मैंने धन्नो के कान में सरगोशी की और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत रेंगने लगा। धन्नो भी मेरे साथ साथ सीने के बल रेंग रही थी। तकरीबन 20 गज पीछे एक और टीला था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, एक इंसानी ह्योले को हरकत करते हुए मैंने देख लिया था। जीप मुड़कर वापस आ रही है, जल्दी से आगे बढ़ो, ह्योले ने सरगोशी से मुझे कहा। मैं धन्नो को घसीटता हुआ कोनियों के बल तेजी से रेंगने लगा। जीप लाइट मशीन गन से फायरिंग करती वापस आ गई थी और हम अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत होकर रह गए। जीप की हेडलाइट्स की रोशनियां और लातादाद गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी और जीप तेज रफ्तारी से उस तरफ चली गई जहां अब भी दोनों पार्टियों में मार्का जारी था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।